नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने ऐसा सुना है कि अदालतें चोरी हो गईं। चोरी के मामले तो अदालतों में आते हैं। अदालतें कैसे चोरी हो सकती हैं और कौन चुरा सकता है? अदालत केवल ईंट गारे की इमारत में नहीं होती है, लोगों की कल्पनाओं और भावनाओं में होती है। जिन लोगों ने कभी अदालत की कोई इमारत नहीं देखी, उन्हें भी अदालत दिखाई देती है। ऐसे में अगर अदालत चोरी हो जाए, यह केवल अप्रकाशित रचनाओं में ही संभव है। मैं उसी कहानी को प्रकाशित कराना चाहता हूं। यह घटना नहीं है, कल्पना है। जिसने चोरी की है उसका नाम बुलडोजर है। उसकी सीना जोरी के क्या कहने हैं। उसने खुद को न्यायमूर्ति घोषित कर दिया है। मेरी इस कल्पना को कोई भी प्रकाशक छापने के लिए तैयार नहीं। उनका यही कहना है कि जब बुलडोजर ही न्यायमूर्ति हो जाए, तब फिर ऐसी रचना को छापना खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने आश्वासन दिया कि इसके लिए साहित्य बुलडोजर अकादमी की स्थापना की गई है। आप अगर छापेंगे तो वहां से आपकी रचना पुरस्कृत हो सकती है। निर्णायक मंडल में अपने ही मंडल के लोग हैं। तो खैर, वो कहानी जो छपी नहीं, उसका वीडियो संस्करण लेकर आया हूं। बुलडोजर से पहले अतिक्रमण हटाने का अभियान वाकई हास्यास्पद लगता था। नगरपालिका के कर्मचारी बीच बाजार में निरीह प्राणी की तरह खड़े नजर आते थे और अतिक्रमण करने वाला शहर में उपलब्ध तमाम तरह के संविधान रक्षकों को फोन पर बुला लेता था। पार्षद, विधायक, सांसदों के फोन घनघना उठते थे और अतिक्रमण का अभियान रुक जाता था। बुलडोजर से पहले अतिक्रमण तोड़ने का अभियान इतना धीमा इसीलिए चलता था कि दुकानदार या मकान मालिक किसी को फोन मिला रहा हो तो फोन मिल जाए और जिसे मिला रहा हो वह अतिक्रमण हटाओ अभियान स्थल पर आ जाए। लेकिन जब से अतिक्रमण हटाओ अभियान को बुलडोजर का साथ मिला है, इसमें जान आ गई है। जब तक किसी को फोन जाता है, तब तक अच्छा खासा अतिक्रमण टूटकर बिखर जाता है। जेसीबी की मशीन के आने से अतिक्रमण अभियान की सफलता का प्रतिशत जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार से भी आगे निकल गया है। सवाल है कि आप इन अतिक्रमणों को कैसे देखते हैं? अगर अतिक्रमण नहीं होते तो भारत में शहरों का क्षितिज विस्तार ही नहीं होता। लोग आसमानों में कब्जा कर लेते। आप जमीन के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए अभी तक आसमान पर किसी की नजर नहीं गई। अतिक्रमण हटाए जाने के इतने अभियानों के बाद भी अतिक्रमण अपनी जगह पर लौट आता है, सरकार बदलने के बाद या फिर सरकार बदलने के पहले। यहां तक अतिक्रमण और बुलडोजर के संबंध से प्रकाशक को कोई आपत्ति नहीं थी। बुलडोजर तो नाम भी नहीं है इसका। जेसीबी मशीन कहते कहते कब बुलडोजर नाम पड़ गया, अब इसका पता लगाना फिजूल का काम है। मेरी कहानी का नायक बुलडोजर की एक ही ख्वाहिश थी कि लोग उसे न्यायमूर्ति के रूप में जाने। लेकिन एक अच्छे लेखक की तरह मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि यही वो मशीनें हैं जिनसे नदियों के किनारे खोद डाले गए, अवैध रूप से रेत निकाले गए, पहाड़ काट डाले गए। लेकिन जेसीबी मशीनों से अवैध उत्खनन की तमाम रिपोर्टें हिब्रू भाषा के अखबारों में छपी हैं। हिंदी के अखबारों में हमने जेसीबी मशीनों को भजन करते पढ़ा है। इसीलिए मुझसे निराश होकर तमाम जेसीबी मशीनों ने ट्रेन की टिकट बुक कराई और दूसरे देश की तरफ रवाना हो। इसी तरह की एक ट्रेन पर राजेश खन्ना और जीनत अमान ने अजनबी फिल्म में गाते हुए यात्रा की थी। उन दोनों की छोड़ी हुई दुनिया में अब प्रेमी भागा नहीं करते हैं, बल्कि धर्म के आधार पर पकड़कर गाड़ दिए जाते हैं। दो धर्मों के लोग प्यार ना कर सकें, अब तो कानून भी बन गया है। इसी से उदास होकर जेसीबी मशीनों ने इस दुनिया से उस दुनिया में हिजरत करने का फैसला किया। लेकिन दुनिया गोल है, इसलिए कहीं भी जाइए लौट कर वहीं आना होता है। बात इतनी सी है, बुलडोजर से अवैध उत्खनन हुआ, यह ठीक है, इसे लेकर कोई विवाद नहीं। बुलडोजर से अतिक्रमण दूर हुआ, यह भी ठीक है, इसे भी लेकर कोई विवाद नहीं। अब वही बुलडोजर न्यायमूर्ति बनना चाहता है। आए दिन अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है कि उसे अदालत की मान्यता दी जाए, बल्कि उसने अदालत का इंतजार छोड़ दिया है। इससे पहले कि अदालत का फैसला आता, वह किसी इमारत को गिरा देता है। अपराध के इंसाफ से पहले बुलडोजर का इंसाफ हो जाता है। बादशाह दीवारों में चिनवा देते थे, बुलडोजर दीवारें गिरा देता है। मेरी यह बात प्रकाशक को समझ ही नहीं आई। वह बस इतना समझना चाहता था कि अदालतें कैसे चोरी हो सकती हैं, उन्हें कौन चुरा सकता है। मैंने भी कोशिश छोड़ दी। जब न्याय को लेकर समझ पर ही डाका पड़ गया हो, तब इस कहानी के प्लॉट को लेकर नहीं उलझना चाहिए था कि बुलडोजर ने चोरी की है, अदालत ही चुरा ली है। यह मेरा ज्ञान नहीं है, बल्कि स्वतः संज्ञान है। स्वतः संज्ञान ज्ञान की दुनिया का ऑटोमेटिक सिस्टम है। अदालतों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बहुत पहले ही स्वतः संज्ञान का ऑटोमेटिक सिस्टम खोज लिया था। अब यही सिस्टम बुलडोजर के पास चला गया है। बुलडोजर को स्वतः संज्ञान हो जाता है। आज न कल दोष साबित होगा, इसलिए सजा आज ही दे दो, घर गिरा दो। जब से स्वतः संज्ञान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुलडोजर में आया है और अदालतों से गायब हो गया है, तब से बुलडोजर खुद को न्यायमूर्ति बुलडोजर कहने लगा है। मैंने प्रकाशक के दफ्तर से अपनी कहानी का पुलिंदा उठाया और एक फिल्मकार के पास गया। उसने मुझे आइडिया दिया, इंसाफ का तराजू पार्ट 2 बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, बुलडोजर का तराजू से कम पर मंजूर नहीं। अदालत होने का हक तो उसे है जिसे स्वतः संज्ञान होता है। मेरी कहानी के नायक बुलडोजर को अक्सर स्वतः संज्ञान हो जाता है, इसलिए वही अदालत है, न्यायमूर्ति बुलडोजर है। मगर फिल्मकार हिंदी अखबारों का पाठक है। मेरी कहानी का मर्म समझ नहीं पाया।
उसने अखबार का कतरन निकाला और एक सच्ची कहानी बता दी। कहा अप्रैल का महीना था और साल 2022। बुलडोजर और अदालत में इतनी ठन गई कि अदालत को यथास्थिति का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली के जहांगीरपुरी मोहल्ले में बुलडोजर चलने वाला था, तभी एक नेता उसके सामने खड़ी हो गई और एक वकील कोर्ट पहुंच गया। फैसला आया कि यथास्थिति बनी रहेगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। न्यायमूर्ति बुलडोजर की भी अपनी व्यथा है। उनका कहना है कि वे सिर्फ धर्म देखकर मकान गिराते हैं, लेकिन अब तो कंपटीशन सा हो गया है। लोग डिमांड करने लगे हैं कि उस धर्म का गिराया है तो इस धर्म के व्यक्ति का मकान गिराकर दिखाओ। जो मुझे पसंद नहीं करते वह भी मेरी डिमांड करते हैं। लेकिन मेरी कहानी न्यायमूर्ति बुलडोजर के निजी दुख पर नहीं है। मेरी कहानी यह है कि बुलडोजर ने कैसे अदालत चुरा ली, अदालत के होने की भावना को रौंद दिया। न्यायमूर्ति बुलडोजर के यहां इंसाफ पेंडिंग नहीं होता, बल्कि यह तो इंसाफ की वेंडिंग मशीन है। आप कार्ड स्वाइप कीजिए, इंसाफ मिलेगा, किसी का घर गिरा दिया जाएगा। जुलाई 2024 के फ्रंटलाइन में अनुज बहल की एक रिपोर्ट है। बुलडोजर ने पिछले 2 सालों में 1.5 लाख घर गिरा दिए हैं, 7,38,000 लोगों को बेघर कर दिया है। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर ने तो सबका ही गिरा दिया। राष्ट्र निर्माण के क्षणों में कई बार ऐसा होता है जब न्यायमूर्ति बुलडोजर हिंदू और मुसलमान दोनों का घर गिरा देते हैं। न्यायमूर्ति बुलडोजर को गर्व नहीं होता, शर्म भी नहीं आती। बस आप उन्हें किसी का घर दिखा दीजिए और कागज की जगह धर्म दिखा दीजिए, वे जाते हैं, घर गिराकर आ जाते हैं। कानून की किताबों में अदालतें बहुत अलग तरह की होती हैं, लेकिन मैं जिस न्यायमूर्ति बुलडोजर की बात कर रहा हूं उसका रेफरेंस केवल साहित्यिक हो सकता है। खालिद जावेद का एक नॉवल है नेमत खाना। इसमें नायक अपने गुनाहों की सजा के लिए अदालत खोज रहा है, कभी आंतों में भटकता है, कभी यादों में। एक दिन वह सचमुच वकील बन जाता है, तब भी अदालत खोज रहा होता है और अपने दोस्त से झगड़ते हुए कह देता है, अलाउद्दीन, इससे क्या फर्क पड़ता है? हर सजा हमेशा लवारिसों की तरह हवा में भटकती फिरती है। वो किसी को भी मिल जाए, कोई भी उसका वारिस बन जाए, सजा को इससे क्या सरोकार? उसे तो किसी के जिस्म में रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए। वह नरेंद्र साहब का जिस्म हो या मेरा। बेचारी बेघर सजा को इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अलाउद्दीन गुस्सा आ जाता है और यही कहकर चला जाता है कि अदालतों में दर्शन नहीं चलता, कानून की धाराओं को रटा करो। लेकिन मुझे खालिद जावेद के नायक की यह बात बिल्कुल ठीक लगी। वो बिल्कुल मेरे नायक न्यायमूर्ति बुलडोजर की तरह सोचता है। न्यायमूर्ति बुलडोजर का भी यही मानना है कि उनकी नजर में सजा हमेशा लावारिसों की तरह हवा में भटकती फिरती है, वह किसी को भी मिल जाए। न्यायमूर्ति बुलडोजर भी सजा बनकर हवा में भटकते रहते हैं। उनकी नजर में कुछ खास लोगों के मकानों के वारिस नहीं होते, वे हमेशा लावारिस ही होते हैं। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मुझे तो घर गिराने के लिए किसी का घर चाहिए, उसका नाम जावेद हो या हाजी, मुझे इससे क्या मतलब। यादव भी हो तो मैं गिरा सकता। अतिक्रमण साबित करना कोई बड़ी बात नहीं। यह फैसला अदालत से पहले राजनीति करती है और राजनीति ही सबसे बड़ी अदालत है। मुझे भी खालिद जावेद का जिक्र यहां नहीं लाना चाहिए था। ऐसे नाम के लेखकों की किताबों को अगर न्यायमूर्ति बुलडोजर ने घर समझ लिया तो उनका बेघर होना तय है। न्यायमूर्ति बुलडोजर बिल्कुल अलाउद्दीन की तरह नजर आते हैं। बस आखिरी बार खालिद जावेद के नॉवल से एक हिस्सा जिक्र करना चाहता हूं। मुझे पता है इस तरह के वीडियो को समझने के लिए कम से कम 4 देशों की यात्राओं का अनुभव बेहद जरूरी है। करोड़ों लोगों ने यहां 4 जिलों की यात्राएं नहीं की हैं। तो खालिद जावेद लिखते हैं, अलाउद्दीन सूझबूझ और होशियारी का एक पुतला है। उसके अंदर अपने आप हो जाने वाली जैसी किसी क्रिया का अस्तित्व ही नहीं है। पहले वो जुर्म को गज से नापता है, फिर मुजरिम या मुवक्किल को, उसके बाद सजा की सारी सरहदों से मुजरिम की दूरी को नापता है और तब बड़े सुकून के साथ अदालत में बेगुनाहों का सर कुचल कर रख देता है। वह बेगुनाहों को ऐसी मौत मारता है कि उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता। न्यायमूर्ति बुलडोजर का किरदार अलाउद्दीन जैसे चालाक वकील से मिलता जुलता लगता है। उन्हें भी सजा की सारी सरहदों से मुजरिम की दूरी को नापने आ गया है। उन्हें दिख जाता है कि सजा बहुत दूर है, मुजरिम बहुत दूर है सजा से, फैसले से, अदालत की सुनवाइयों से। बस न्यायमूर्ति बुलडोजर बेगुनाहों का सर कुचल कर रख देते हैं, ऐसी मौत मारते हैं बेगुनाहों को पानी भी नसीब नहीं होता। अदालतों के चोरी हो जाने के इस उपन्यास में बहुत सारे बुलडोजरों ने फिर से ट्रेन का टिकट कटा लिया है। उन्हें किसी और शहर में जाना है, किसी और का घर तोड़ने। इससे पहले कि कोई अदालत फैसला दे, अदालतों का काम चुरा लेना है और खुद गिराने का काम पूरा करना है। एक पार्टी की नेत्री ने लिखा भी है कि थानों और अदालतों की अब जरूरत नहीं रही। यह वीडियो किसी को समझ ना आए इसी मकसद से बनाया गया है, क्योंकि जिस समय इसे बनाया गया है उस दौर में कोई यह समझ नहीं पा रहा कि अदालतों से पहले न्यायमूर्ति बुलडोजर किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं। अदालतें हैं कहां? क्या अब उनके भीतर स्वतः संज्ञान का बोध नहीं बचा है? अफसोस कि खालिद जावेद का उपन्यास छप चुका है, पुरस्कार भी मिल चुका है और मेरा उपन्यास को छापने के लिए तैयार है। उन अदालतों के डर से जो अब हैं, जो पीले रंग का चोला पहनकर शहर के किसी मोहल्ले में घात लगाए बैठी हैं। नमस्कार, मैं रवि शंकर।